गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इनफज के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब तक हमने सेक्शन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने 4 बेसिक थ्योरी को देखा था। सेक्शन सेकेंड हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने न्यूटन के 3 लॉज को समझे थे, 3 लॉज को समझे थे। फिर हमने सेक्शन 3 स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फोर्स देखा। फिर सेक्शन 4 जो कि लास्ट क्लास के अंदर ही हमने ख़त्म किया है, वहाँ पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा, पुल्ली के कॉन्सेप्ट सीखे। और आज बात करेंगे अपन सेक्शन 5 के ऊपर, और सेक्शन 5 के अंदर अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कहने का मतलब ये है कितनी जो हमने थियोरी डेवलप की, उन सारी थियोरीज का पर्पस क्या है, आखिर अपन करना क्या चाहते हैं, वो अपन पहले समझेंगे और फिर उस एप्लीकेशन पे अपन बहुत सारा न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। 5th सेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ NLM, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ओवरऑल होता क्या है, ओवरऑल आपके पास क्या होता है, एक फिजिकल सिचुएशन दिया होता है, एक आपके पास फिजिकल सिचुएशन होता है या फिजिकल प्रॉब्लम होता है। आप सिचुएशन कह सकते हो या फिजिकल प्रॉब्लम कहते हो। फिजिकल सिचुएशन या फिजिकल प्रॉब्लम में आपके पास कोई भी ब्लॉक दे सकता है या सेट ऑफ ब्लॉक दे सकता है, पुल्ली दे सकता है, इंक्लाइन प्लेन दे सकता है, या कुछ भी दे सकता है। आपके पास एक मैकेनिकल सिस्टम दिया होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि उस सिस्टम में इन्वॉल्व कोई बॉडी है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। तो अपन क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अभी भी पढ़ा। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मेनली जो इसका हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है, दैट इज F=ma। तो NLM का अपन इस्तेमाल करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और सारे इस्तेमाल करने के बाद किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम से के अंदर जो भी आपके पास ब्लॉक या बॉडी या कुछ भी होता है उसका अपन क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन। A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, तो अपन निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। F=ma लगाएंगे अपन, F=ma से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन को आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। एक्सेलरेशन को आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो आपके पास आ जाता है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी को अगर अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, अगर ऑरिजिन से स्टार्ट किया है तो ओवरऑल सीक्वेंस जो होता है वो मैकेनिक्स का यही होता है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल सिचुएशन है और उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बॉडी है, तो उन बॉडीज़ का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना ही मैकेनिक्स का काम है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। और मोशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, यानी किसी भी बॉडी का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर अपने को पता चल गया तो आप उस बॉडी के मोशन को 100% अच्छे से आपने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल मैकेनिक्स का पढ़ने का पर्पस होता है ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया मतलब आपने अल्टीमेट चीज़ बता दिया है। ठीक है, तो ये करना ही आपका मैकेनिक्स में मेन पर्पस होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो काम अपन करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ जो भी आपके पास ये जो आप देख रहे हो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है, वही आपका मैकेनिक्स जो अपन ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपन इसी के ऊपर डील करते हैं, मैकेनिक्स के ऊपर। और मैंने बताया था मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक काइनेमैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। तो यहाँ से यहाँ जो प्रॉब्लम जाता है आपका, यानी फिजिकल प्रॉब्लम से एक्सेलरेशन फाइंड करना, ये डायनामिक्स कहलाता है। ये डायनामिक्स अपन पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर। अब आज इसका एप्लीकेशन देखेंगे, और एक्सेलरेशन से पोजीशन निकालना ये आपका काम काइनेमैटिक्स करता है, ये हमने काइनेमैटिक्स में खूब किया हुआ है। तो ओवरऑल आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आया कि मैकेनिक्स में ओवरऑल करते क्या है। ठीक है, आपके पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर बहुत सारे बॉडीज हो सकते हैं, बॉडीज का एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी को इंटीग्रेट कीजिए तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आपको मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन से पोजीशन फाइंड करना, दिस इज द पर्पस ऑफ काइनेमैटिक्स। इसमें हमने काम कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमारा जो डिस्कशन होगा वो किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम से, यानी कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें यूजिंग NLM, यही हमारा पर्पस है, यही हमारा काम होने वाला, इस चैप्टर का मेन पर्पस यही होने वाला। ठीक है,
तो आपको प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वो समझना जरूरी है। अब अपन इसके सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यानी कि किसी भी फिजिकल सिचुएशन या किसी भी बॉडी का एक्सेशन कैसे फाइंड करना है यूजिंग NLM, यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके लिए 2-3 स्टेप हैं जो कि अपन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे स्टेप्स टू अप्लाई NLM या स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग NLM। तो आप लिख सकते हो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, स्टेप्स to apply NLM to solve any problem। ऑब्वियसली NLM अब लगा के अपन कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट axis, that is x axis, y axis and z axis respectively। हालांकि z axis बहुत रेयरली यूज होता है, मेनली अपना 2 डायमेंशनल मोशन अपन डील करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन को भी डील किया जा सकता है, दैट इज नॉट अ बिग इशू, लेकिन मेनली अपन XY में ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई, या आप कह सकते हो चूज कह सकते हो, आइडेंटिफाई से अच्छा आप लिख लो चूज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो, वो आप खुद चूज करते हो। तो लिख लीजिए चूज कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि एक्स एक्सिस किधर लेना है, वाई एक्सिस किधर लेना है, जेड एक्सिस किधर लेना है, ऑरिजिन किधर लेना है। लेकिन अलग अलग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, यानी अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हैं और सबके सबसे सही रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जिधर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन होने वाला है, आपको लगता है कि पॉसिबल है उसी डायरेक्शन में, उसको अगर अपन एक्स एक्सिस ले लेते हैं तो प्रॉब्लम जो होता है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पहला स्टेप है चूज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज XYZ एक्सिस की अगर अपन बात करें तो ये एक्सिस बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको एक्स एक्सिस बनाना है, किसको वाई एक्सिस बनाना है, किसको जेड एक्सिस बनाना है। यानी हर स्टूडेंट अलग अलग XYZ बना सकता है, वो बिल्कुल उसके ऊपर मर्जी, उसके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और हर कोऑर्डिनेट एक्सिस से आंसर आएगा फॉर श्योर। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जिधर बॉडी, अगर आपको समहाउ हिंट है या समहाउ आपको लगता है कि बॉडी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, उसको अगर अपन एक्स एक्सिस बना लेते हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये भी रूल ध्यान में रखिएगा कि जिधर अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है उसको अगर अपन एक्स एक्सिस बना लें तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आसान हो जाता है। तो चूज कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस आपको जनरली किधर बनाना चाहिए? जिधर बॉडी एक्सेलरेट होने वाला या होने की टेंडेंसी रखता है। सेकेंड नंबर, तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लिया, चूज कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकेंड नंबर अपन क्या करते हैं? ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाना सीखा है, वो काम अपने को करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में कुल मिला के अभी के टाइम पे बात करूँ तो आपके पास mg फोर्स आना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद टेंशन के बारे में सोच सकते हैं आप, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में आप सोच सकते हैं, रोप होगा तो टेंशन फोर्स के बारे में सोच सकते थे, और अगर कांटेक्ट बन रहा हो तो नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फिलहाल गायब होने वाला, लेकिन अगले चैप्टर में फ्रिक्शन भी आएगा। तो कुल मिला के यही 4-5 फोर्स के ऊपर आपका दिमाग जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ड्रॉ FBD ऑफ एवरी बॉडी इन्वॉल्व, यानी कि जो भी आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम में जितने भी आपके पास बॉडी हैं इन्वॉल्व हैं, उन सब का आपका FBD बनाना है। थर्ड में अपन क्या काम करेंगे? ब्रेक कंपोनेंट्स, किसके? ब्रेक कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स appearing in FBD obviously along X, Y and Z axis. Break components of force appearing in FBD along X, Y, Z axis for every body या each body। जितने भी बॉडी आपके अपीयर हो रहे हैं
उन सब का आपको क्या करना है, जितने भी फोर्स अपीयर हो रहे हैं एफबीडी के अंदर, देखिए एफबीडी के अंदर जो अपन फोर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं वो बॉडी पे लगने वाला फोर्स होता है, ना कि बॉडी जो फोर्स लगाएगा वो, ठीक है। तो ये जो आप एफबीडी बनाते हो, उस एफबीडी में जितने भी फोर्स अपीयर हो रहा है सबके आपको कंपोनेंट ब्रेक करने हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मेनली एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, जेड एक्सिस बहुत रेयरली आएगा। जितनी बॉडी इन्वॉल्व है सबके लिए काम करना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, यूज क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी आपके पास रिजल्टेंट फोर्स होगा हर बॉडी के लिए, यूज एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, ये एम एक्स हो गया। अच्छा ये आएगा कहाँ से, अपन डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी आपको, चलिए वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ कैसे अपन यहाँ से चीज़ निकल के आती है। जैसे यूज़ की वैल्यू क्या करते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए। एफ एक आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना रिलेटिवली थोड़ा सा टफ काम होता है, तो इसको आसान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, फोर्स के कंपोनेंट ले लेते हैं। फोर्स के आप कंपोनेंट ले सकते हो, क्या लिख सकते हो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। उसी तरीके से मास स्केलर है तो मास को जो कहते हैं रखेंगे, और एक्सेलरेशन का अपन कंपोनेंट लेने वाले हैं। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आई कैप, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट जे कैप और एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट के कैप। अब आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन है, यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो यही होता है भाई। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, और बाय डिफॉल्ट अपन इनर्शियल फ्रेम यूज करते हैं, तो वो भी आपके पास फर्स्ट लॉ भी यूज हो गया, यानी तीनों लॉ आपने इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए ये आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन है, डायरेक्टली डील करना रिलेटिवली थोड़ा सा कठिन काम माना जाता है, तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर इक्वेशन है और वेक्टर इक्वेशन का आप क्या करोगे, आई कैप वाले टर्म को बराबर करेंगे, जे कैप वाले टर्म को बराबर करेंगे, के कैप वाले टर्म यानी कोएफिशिएंट को बराबर करें, क्योंकि अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके हर एक कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप कंपोनेंट को बराबर करते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, एफ एक्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, एफ वाई क्या है आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स, ये एफ एक्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एफ वाई क्या है, रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, एफ जेड क्या है, रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस हो गया। और एक्सेलरेशन एक्स क्या है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ए जेड क्या आपके पास, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो वेक्टर इक्वेशन लगाने से अच्छा है कि आप इसको तीन स्केलर इक्वेशन में डिवाइड कर लो। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जब आप कंपोनेंट को ब्रेक करोगे तो आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली अपन या तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, तो अपन क्या करते हैं, एक वेक्टर इक्वेशन को तीन स्केलर इक्वेशन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर जेड एक्सिस इन्वॉल्व होगा तो तीन होगा, नहीं तो दो ही आपके पास होने वाले हैं, और इसको लगाना रिलेटिवली आसान है। तो अगर अपन ये आपने एफबीडी से निकाल लिया, ये भी एफबीडी से निकाल लिया, ये भी एफबीडी से निकाल लिया, और बॉडी का अगर आपको पास मास पता है तो आपके पास ए एक्स ए वाई ए जेड आ गया, यानी आपने बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। और यही तो पर्पस है हमारा कि अपन बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड कर ले। और ये काम आपके लिए किसके लिए करना है, फॉर एवरी बॉडी, मतलब जितने भी बॉडी आपके पास इन्वॉल्व हैं सब के लिए आपको ये काम करना है, जरूरी नहीं कि एक ही बॉडी के लिए आप ऐसा काम करोगे। तो ये बेसिक 4 स्टेप है जो कि आपको गाइड करेंगे कि एनएलएम का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। समझ में आ गया, बढ़िया। अब अपन इस थ्योरी के ऊपर अपन कुछ न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, और आज के लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना हमारा मेनली पर्पस होता है, उसके आगे कहानी काइनेमेटिक्स कर देता है, ये आपको पता है। एग्जाम्पल अपन देखेंगे, फिलहाल जो एग्जाम्पल अपन देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स जो अपन फिलहाल देखेंगे वो इक्विलिब्रियम वाले केस को देखेंगे। किसी भी बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, या सिंपली अभी के लैंग्वेज टर्म में अगर बात करें, इक्विलिब्रियम में बोलने का मतलब होता है रेस्ट नहीं। ध्यान में रखिएगा, एक मिसकंसेप्शन है कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स की वैल्यू 0, ठीक है। तो अभी जो अपन एग्जाम्पल देखेंगे उसमें बॉडी जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम वाले अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर नॉन इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम को भी अपन डिस्कस करेंगे।
तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू जीरो, क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो उसका आपको एक्सेलरेशन जीरो करना है, दैट इज फोर्स जीरो करना है उस बॉडी के ऊपर, ना कि रेस्ट को आपको देखना। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर होगा तो वो फॉर श्योर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है, क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होने ही वाला है और फोर्स भी जीरो होगा। लेकिन कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा और उसको भी अपन इक्विलिब्रियम के केस को के अंदर देखते हैं। तो इन जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता है, हालांकि रेस्ट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर एक सबसेट की तरह खुद बिहेव करता है। तो इक्विलिब्रियम का होता है एक्सेलरेशन जीरो यानी फोर्स की वैल्यू जीरो। तो अपन जो एग्जांपल अभी देखेंगे वहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम पर बेस्ड एग्जांपल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से सवाल को अपन देखते हैं यहाँ पे। ये आपके पास ग्राउंड है और ये आपके पास वॉल है। वॉल ऑब्वियसली ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल मैंने दो ब्लॉक ले लिया, एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है। ये आपके पास इधर अपन कुछ फोर्स लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कॉर्नर पे मैंने एक फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का, और ये फोर्स है आपके पास। इस फोर्स के अपन दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो एंगल बना रहा है वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी 50 न्यूटन का आपने एक फोर्स लगाया, किसके ऊपर लगाया? इस ब्लॉक के ऊपर लगाया। इस ब्लॉक का खुद का मास अपन ले लेते हैं, कितना ले लें भाई? 10 kg ले लेते हैं, और इसका अपन ले लेते हैं 20 kg, ठीक है। तो आपके पास दो ब्लॉक है, एक 10 kg का, एक 20 kg का। बाय डिफॉल्ट अभी फ्रिक्शन किसी भी सरफेस पे नहीं लग रहा, और 50 न्यूटन का आपने जो है वो फोर्स लगा दिया इस तरीके से 37 डिग्री का एंगल बना के। फिर से अपन इस तरीके से बना लेते हैं। ये 50 न्यूटन का आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है। आपको पता है वॉल टूटने वाला है नहीं, ओवरऑल आपका 10 kg और 20 kg जो होगा इस कंडीशन के अंदर कैसा होने वाला है? रेस्ट पे होने वाला, जो कि इक्विलिब्रियम का ही एक स्पेशल केस है। तो कहने का मतलब ये एक सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है, और आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एट ईच कॉन्टैक्ट। जहां जहां कॉन्टैक्ट बन रहा है हर जगह आपको कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। यानी 10 kg ग्राउंड के बीच कॉन्टैक्ट बन रहा है तो वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स बनाना है। 20 kg ग्राउंड के बीच कॉन्टैक्ट बन रहा है तो वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बताना है। 10 kg 20 kg के बीच कॉन्टैक्ट है तो उनके बीच कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। 20 kg वॉल के बीच कॉन्टैक्ट बन रहा है तो उसके बीच भी आपको कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, ठीक है। चलिए वही सॉल्व कीजिए। अब बोलोगे सर आपने तो अभी अभी बताया कि एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, तो आपने फोर्स पूछ लिया। तो बेटा बात यह है कि अपन अभी जो केस देख रहे हैं वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड केस है। जानबूझ के आसान करने के लिए पहले इक्विलिब्रियम वाले केस को डील कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, अपने को पता है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होता ही होता है तो आपसे एक्सेलरेशन थोड़ी ना पूछा जाएगा। तो नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि फोर्स से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। दैट वाज जनरलाइज्ड केस, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। और यहाँ पे अपने को पता है एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है, तो आपसे कोई दूसरा चीज़ पूछ लिया, फोर्स पूछ लिया। चलिए फोर्स निकाल के बताइए मुझे, सॉल्व कीजिए। पॉज एंड सॉल्व वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है। अच्छा खासा टाइम दीजिए हर प्रॉब्लम को। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को पहली बार सीखते हैं, यू शुड गिव प्रॉपर टाइम। बिना प्रॉपर टाइम दिए हुए नहीं होता, ठीक है। आप बचपन में ABCD सीखने के लिए आप लगभग 6 महीने साल भर का टाइम लगा देते हो, है ना, छोटी सी चीज़ को सीखने के लिए। उसी तरीके से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को नया पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो यू शुड गिव सम टाइम। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा अपने आप को सेटल होने दीजिए। जैसे कोई बैट्समैन आता है क्रीज के ऊपर, तो बहुत रेयर ही बैट्समैन होते हैं, हालांकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो आते ही चौके छक्के मारने लगते हैं। नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है क्रीज के ऊपर। थोड़ा सा आप क्रीज के ऊपर टाइम दीजिए, बॉल कैसे मूव कर रहा है वो एनालाइज कीजिए। उसके बाद आप अपनी बैटिंग के टेक्निक को डिसाइड कीजिए कि कैसे खेलना है, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तरीका वही रहने वाला। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस मैंने ग्राउंड के अलॉन्ग बना लिया, वाई एक्सिस किसके अलॉन्ग बना लिया? वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल के अलॉन्ग मैंने बना लिया, ठीक है। इसको सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है? चूज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैंने एक्स एक्सिस किसको बना लिया? इसको बना लिया, ठीक है। वाई एक्सिस मैंने किसको बना लिया? इसको बना लिया। यानी वर्टिकल
प्लेन को वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस बना लिया, हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड के डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस बना लिया। ठीक है, बढ़िया यहाँ तक। चलिए पहला काम खत्म हो गया। दूसरे में अपन क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं भाई। तो 10 केजी का एफबीडी बनाते हैं, 20 केजी का एफबीडी बनाते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं 10 केजी का एफबीडी। ये रहा 10 केजी आपके पास, घबराना बिल्कुल नहीं है। 10 केजी का एफबीडी में आपने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है कैसा है, एक्सटर्नल है। इसके अलावा इसका खुद का वेट एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा, नीचे की ओर करेगा, mg। तो g की वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बाय डिफॉल्ट अपन 10 ले लेते हैं, तो 10 × g 100 आ गया। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, उसको अपन N1 कहते हैं, ये अपने को फाइंड करना है। उसके अलावा 20 केजी इस पर फोर्स लगाएगा, उसको N12 कह लेते हैं, ये भी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, दो जगह कॉन्टैक्ट बना रहा था, दो जगह नॉर्मल दिखा दिया, खुद का वेट दिखा दिया और ये एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिया। तो 10 केजी का एफबीडी कंप्लीट, यानी आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चला है। ठीक है, पहला स्टेप आपने एक्सिस डिसाइड कर लिया है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी आपका अभी कंप्लीट होने वाला है। 10 केजी का तो एफबीडी मैंने बना दिया, अब 20 केजी का एफबीडी बनाते हैं। आइए 20 केजी का एफबीडी बनाते हैं। 20 केजी का एफबीडी में ऑब्वियसली आप बात करेंगे mg फोर्स, नीचे m × g यानी कि 20 × g। उसके अलावा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको अपन N2 बोल देंगे, ये आपको फाइंड करना ही करना है। यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर 1 और 2 के बीच एक कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा N12, और यहाँ पर जो वॉल लगाएगा उसको मैंने N3 का नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया N3 का, इसको नाम आपने दे दिया N3। ठीक है, तो एफबीडी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 3 जगह कॉन्टैक्ट था, 3 जगह से नॉर्मल दिखा दिया और इसका खुद का वेट। एफबीडी आपका कंप्लीट हो गया, यानी दूसरा स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। अपन तीसरे स्टेप पे आते हैं। आपको कंपोनेंट ब्रेक करने होंगे। देखिए नॉर्मल और एमजी की अगर अपन बात करें तो ऑलरेडी या तो एक्स एक्सिस में फोर्स है या तो वाई एक्सिस में, यानी फोर्स जो है या तो एक्स एक्सिस में है नहीं तो वाई एक्सिस में, यानी उसके कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा फोर्स है जो ना एक्स एक्सिस का लॉन्ग है ना वाई एक्सिस का लॉन्ग है। वो कौन सा फोर्स है, ये 50 न्यूटन वाला फोर्स। तो इस 50 न्यूटन का अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। और कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एंगल दे रखा है 37 डिग्री। तो इस 37 डिग्री का अपन अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास 50 cos 37 डिग्री आ जाएगा और ये 50 sin 37 डिग्री आ जाएगा। cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। ये आपके पास आ गया 10 × 4, ये वाला कंपोनेंट 40 आ गया। उसी तरीके से sin 37 डिग्री 3/5 होता है, सॉल्व करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो आपने 50 न्यूटन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है, 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है। और जैसे ही अपन उसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो 50 न्यूटन को खुद अपन हटा देते हैं। तो नहीं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। क्यों कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा 3 फोर्स लग रहा है, 30 भी लग रहा है, 40 भी लग रहा है, 50 भी लग रहा है। तो एक हैबिट डेवलप करेंगे अपन कि अगर किसी भी फोर्स का हमने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया तो उसको फिर डायग्राम के अंदर से अपन एक्सक्लूड कर देते हैं, सो दैट कन्फ्यूजन हट जाए आपके पास। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीज़ें और परफेक्ट होती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। किसको हटा दिया, 50 न्यूटन को मैंने हटा दिया। चलिए, तो आपका थर्ड स्टेप अब हो गया कंप्लीट, आपने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। अब एक्स एक्सिस का लॉन्ग फोर्स, वाई एक्सिस का लॉन्ग फोर्स, Fx = mx लगाए। मुझे पता है बॉडी रेस्ट पर है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब यह है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी 0 होगा और वाई एक्सिस का लॉन्ग भी 0 होगा। तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग अगर अपन फोर्स को 0 करेंगे तो चलिए 10 kg के करस्पॉन्डिंग बात करें तो 40 जो होगा वो इसको बैलेंस करेगा। ये दोनों फोर्स है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करें, क्योंकि 10 kg पर हॉरिजॉन्टली और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, यानी 40 न्यूटन मस्ट बी काउंटर बैलेंस बाय यूजिंग N12। तो आपने यहाँ से N12 की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पर साइड में अपन आंसर भी लिखते चलते हैं। N12 यानी कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 10 kg एंड 20 kg की वैल्यू कितनी आ गई, 40 न्यूटन हो गई। न्यूटन यानी kg/s²। ठीक है, उसी तरीके से अब अपन वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, N1 है। नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, N1 है। और नेट डाउनवर्ड फोर्स 100 और +30। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स 100 + 30 दैट इज 130 और नेट अपवर्ड फोर्स N1 है। वेक्टर क्वांटिटी है तो एक किसी एक को पॉजिटिव बोलो तो दूसरा निगेटिव आ जाएगा, यानी N1 इज काउंटर बैलेंस बाय 100 + 30, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 130 न्यूटन आ गया। बढ़िया यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर भी देखिए वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग अगर अपन इक्विलिब्रियम की बात करें, Fy = ma(y) का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, तो वर्टिकल में N2 जो होगा वो किसको काउंटर कर रहा होगा, 200 को काउंटर कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम में है तो आपके पास N2 की जो वैल्यू आ गई वो भी आपके पास आ गया 200 न्यूटन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो N3 यानी वॉल ने जो फोर्स लगाया है और 1 और 2 पे यानी 10 kg ने जो 20 kg पे फोर्स लगाया है उसको अपन काउंटर बैलेंस करने वाले हैं। देखिए N3 की जो वैल्यू होगी वो N12 के बराबर होगी
और N12 आपने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया 40 न्यूटन। इसका मतलब N3 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 40 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एक सरफेस यहाँ पे, दूसरा सरफेस यहाँ पे, तीसरा सरफेस यहाँ, चौथा, 4 जगह कांटेक्ट बनने थे, आपने 4 नॉर्मल फोर्स बता दिया और मेरे हिसाब से सवाल आपका कंप्लीट हो गया। बढ़िया है, समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो यू कैन कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। चलिए और दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे अपन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। वर्टिकल प्लेन यानी ये सीलिंग है आपका, सीलिंग यानी छत, छत से ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा है स्ट्रिंग के हेल्प से, एक दूसरा आपने ब्लॉक लिया है फिर से आपने स्ट्रिंग के हेल्प से, और इसका वेट अपन 5 kg ले लेते हैं और इसका वेट अपन 10 kg ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 2 स्ट्रिंग है, एक ये वाला स्ट्रिंग है, एक ये वाला स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आइडियल है यानी कि मासलेस है। तो आपसे ये पूछा गया फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। जो 2 स्ट्रिंग आपको दिख रहे हैं दोनों में आपको बताना है टेंशन। और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल है यानी कि वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। चलिए आप इसको पॉज कीजिए और फिर अपन बात करेंगे सॉल्व करने की इसके ऊपर। पॉज एंड सॉल्व। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट। आपने मेरे हिसाब से अटेम्प्ट दे दिया। स्टेप ऑलरेडी यहाँ पर एक्सिस आप डिसाइड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल को x बोल सकते हो, वर्टिकल को y बोल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो 1 डायमेंशन में ही काम हो जा रहा है। तो आपने x एक्सिस बोल दिया, y एक्सिस बोल दिया, हॉरिजॉन्टल को x बनाया, वर्टिकल को y बनाया। अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ बोर्ड। मैं तो कहता हूँ बोर्ड में भी ऐसा कुछ लिखना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आप इसे चीज़ें माइंड में किया करो। माइंड में आपने बता दिया x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में अगर आप जाते हो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे टेंशन T1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे T1 लग जाएगा और यहाँ पे कितना लग जाएगा 10 × G यानी M × G 100 आ गया। इस वाले स्ट्रिंग में मैंने टेंशन T1 माना है तो ये आपका 10 kg का एफबीडी कंप्लीट हो गया। अब 5 kg का एफबीडी बनाते हैं। 5 kg के एफबीडी में अगर बात करें तो यहाँ पे टेंशन T1 आया, क्योंकि ये स्ट्रिंग आइडियल है तो इसके हर जगह पे टेंशन T1 होने वाला है। और खुद का वेट यानी कि mg फोर्स 50, और यहाँ इस स्ट्रिंग में आपने मान लिया T2। ठीक है, आपने मान लिया T2, तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए T2। खत्म आपका। थर्ड स्टेप में बनाते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने y एक्सिस माना है, तो y एक्सिस के सारे टेंशन ऑलरेडी y एक्सिस के अलॉन्ग है, सारे के सारे mg ऑलरेडी y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो कंपोनेंट लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फोर्थ स्टेप में आएंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फोर्स को जीरो करेंगे। चूँकि 10 kg इक्विलिब्रियम पर है तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है T1 वो नीचे वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा यानी 100 को। तो पहला खत्म हो गया आपका, टेंशन नीचे वाले स्ट्रिंग में आ गया। उस तरीके से 5 kg का अगर अपन बनाने वाले हैं तो 5 kg में देखिए क्या होने वाला, T2 है ऊपर की ओर और नीचे आपके पास 50 है और 50 के साथ साथ T1 भी लग रहा है। टेंशन हमेशा पुल करता है, याद रखिएगा, जहाँ जहाँ लगता है हमेशा अपनी ओर खींचता है। दिस इज अ रूल, इसको आपको याद रखना है। 50 और टेंशन आपने ऑलरेडी निकाला हुआ 100, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से आप देख सकते हो T2 की वैल्यू आपके पास आ गई 150 न्यूटन। कहानी खत्म। कोई अगर आपसे पूछता कि सीलिंग के ऊपर, छत के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो छत के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T2 लग रहा है, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी 150 न्यूटन। तो अगर सवाल आपसे पूछता फाइंड रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स ऑन सीलिंग अप्लाइड बाय रोप, तो कितना आता है 150 न्यूटन आ जाता। बढ़िया, समझ में आ गया। ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल और देखते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर आप आत्मनिर्भर खुद बन जाओगे, सेल्फ सफिशिएंट। चलिए भैया, आपके पास ऐसा कुछ करते हैं। वर्टिकल प्लेन में एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक ले लेते हैं अपन। ठीक है, और इसका वेट अपन 20 kg ले लेते हैं, इसका वेट अपन 10 kg ले लेते हैं, इसका वेट अपन 5 kg ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो, फिलहाल न्यूमेरिकल समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। यानी कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर 20 kg, 20 kg के ऊपर 10 kg, 10 kg के ऊपर 5 kg, और भी जा सकते थे, दैट इज नॉट अ बिग इशू। और ये वर्टिकल प्लेन में है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। और आपसे पूछा जितने जगह कांटेक्ट है उस जगह हर जगह कांटेक्ट फोर्स बताओ यानी नॉर्मल फोर्स बताओ। यही सवाल आपके पास। फाइंड, नीचे लिख देते हैं, नहीं यहाँ लिख देते हैं, फाइंड
कॉन्टैक्ट फोर्स, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एट ईच कॉन्टैक्ट। जितने भी कॉन्टैक्ट बन रहे हैं हर जगह आपको कॉन्टैक्ट फोर्स को बताना है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी 5 kg 10 kg इक्विलिब्रियम पे था, यहाँ पर भी 5 kg 10 kg 20 kg नॉर्मली ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ, रेस्ट पे है, यानी कि इक्विलिब्रियम पर होगा। चलिए पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज एंड सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी पहला स्टेप ज़्यादा मायने नहीं रखता है यहाँ पर, क्यों? हाँ बहुत जगह मायने रखता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करना बहुत जगह मायने रखता है। फिलहाल सिंपल प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उतना मायने नहीं रख रहा है। फिर से मैंने वर्टिकल को वाई एक्सिस बना लिया, हॉरिजॉन्टल को एक्सिस बना लिया, यानी ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। काफ़ी सिंपल है, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में आते हैं अपन। दूसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। आइए 5 kg का बना लेते हैं, 5 kg का यहाँ अलग बना लेते हैं। 5 kg का खुद का वेट mg नीचे की ओर एक्ट करेगा और ये यहाँ के साथ कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है, इसका नाम n1 दे दिया। 5 kg का एफबीडी खत्म हो गई, ठीक है। उसी तरीके से 10 kg का एफबीडी बनाएंगे। देखिए 10 kg दो जगह कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, तो खुद का वेट के अलावा दो जगह से कॉन्टैक्ट फोर्स भी आएगा mg के अलावा। एक ऊपर से आएगा, ऊपर से एक्शन रिएक्शन पे। अगर 10 kg ने 5 kg को पुश किया है नॉर्मल n1 से, तो 5 kg भी 10 kg को क्या करेगा, पुश करेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। उस तरीके से 20 kg भी 10 kg के साथ कांटेक्ट बनाए हुए, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, उस कांटेक्ट फोर्स को नाम मैंने दे दिया N2। बढ़िया। और लास्ट आप 20 kg का एफबीडी बना लिए। 20 kg के एफबीडी में खुद का कितना आ जाएगा, mg 20 into g दैट इज mg 200 आ गया। उसके अलावा ये दो जगह कांटेक्ट बनाए हुए, तो यहाँ पर भी आपके पास दो जगह से नॉर्मल फोर्स आने वाला है। या 20 kg ने 10 kg पे N2 लगाया है, तो यहाँ पर भी आपके पास N2 लग जाएगा। और 20 kg ग्राउंड के साथ लग रहा है, ये N3 मैंने बता दिया। दैट इज ग्राउंड ने 20 kg पे कितना फोर्स लगा है। कुछ भी नोमेनक्लेचर आप यूज़ कर सकते हो, ABC 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा पर्पस क्या है, N1 N2 N3 को फाइंड करना, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में बनाते हैं। जितने भी फोर्स आपके लग रहे हैं वो ऑलरेडी वाई एक्सिस को लॉन्ग है, तो कंपोनेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप भी खत्म। फोर्थ स्टेप के अंदर आते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर अपन को क्या करना होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को लॉन्ग तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो वहाँ पे बात नहीं करेंगे। वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स को अपन जीरो करेंगे। तो N1 जो होगा वो 50 को काउंटर बैलेंस करेगा। लिख लीजिए यहाँ पर N1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50 के बराबर होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं N2 आपका ऊपर की ओर लग रहा है और N1 और 100 नीचे की ओर लग रहा है। तो N2 की जो वैल्यू होगी वो काउंटर बैलेंस यानी कि नलीफाई करने के लिए कितना होगा, N1 + 100। और N1 की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किया हुआ 50, तो N1 + 50, N1 की वैल्यू 50 के बराबर है। 50 + 100 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको N3 फाइंड करना है, तो आप 20 kg के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। N3 ही ऊपर वाला फोर्स लग रहा है और ऊपर वाला फोर्स जो होगा वो नीचे वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करने वाला है। नीचे वाले में फोर्स आपके पास N2 आ गया और यहाँ पर 200 आ गया। तो N2 और प्लस 200, N2 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ 150, 150 + 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 350 आ जाएगा। 200 + 150 कर लिया, दैट इज 350 न्यूटन न्यूटन न्यूटन। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। चलिए अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन। थोड़ा नीचे बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे। (10√3 kg इस ब्लॉक का वेट है और इस ब्लॉक को हमने दो स्ट्रिंग के हेल्प से इक्विलिब्रियम पर यानी रेस्ट पर होल्ड कर रखा है। 60 डिग्री का एंगल ये स्ट्रिंग बना रहा है। ये आपके पास दीवार है यानी वर्टिकल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ये अपने को पता है। ये आपके पास दीवार है, दीवार से एक स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली गया है, यहाँ पे कनेक्टेड है। एक स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पर है जो कि सीलिंग यानी छत के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ से एक ब्लॉक है जिसका वेट 10√3 kg है। ठीक है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे यानी ब्लॉक आपका रेस्ट पे है फिलहाल। तो आपसे पूछा गया अगर इसमें टेंशन T1 ले लेते हैं और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 ले लेते हैं, तो आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2 सो दैट 10√3 kg वाला जो ब्लॉक होगा वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। चलिए भाई सॉल्व कीजिए सब लोग,
पॉज एंड सॉल्व कीजिए। चलिए, हेल्प आपने लगता है अटेम्प्ट दे दिया, पॉज एंड सॉल्व। अब मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आप इसका भी बना सकते थे, इसका भी बना सकते थे। ये पॉइंट मासलेस होगा तो इस पर भी फोर्स जीरो करते, इस पर भी फोर्स जीरो करते। तो ऐसे ऐसे आपको दो जगह सॉल्व करना पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे और इस सिस्टम का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। यानी जो बाउंड्री आप देख रहे हो इसके अंदर जो भी इंटरनल फोर्स वगैरह होता है उसको अपन हटा देते हैं। इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, बाहर से कौन कौन ऑब्जेक्ट इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को अपन क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे मुझे पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला टेंशन T1 दिखा दिया, और यहाँ पर आपके पास लगने वाला है T2, वो भी आपने दिखा दिया। और इसका खुद का वेट कितना हो जाएगा, 10√3 इंटू GMG, यानी कितना हो गया भाई, 100√3 हो गया। ये mg लग गया। बस ये तीन फोर्स है। इन तीनों फोर्स के अंदर में आपका ये जो सिस्टम है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम पर है। चलिए, तो यहाँ पर भी सबसे पहले ही मैंने एफबीडी बना लिया। पहले तो काम क्या करना था अपने को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस चूज करना था। तो आइए चूज कर लेते हैं फटाफट। एक्स एक्सिस आपने किसको बना लिया, आपकी मर्जी के ऊपर, आप जिधर मर्जी उधर बना सकते हो, हर से आंसर आने वाला। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बना लिया और वर्टिकल को वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा में एफबीडी बनाना था, वो मैंने बना दिया। पूरे सिस्टम का एफबीडी भी बना दिया। तीसरे में अपने आते हैं, जितने भी फोर्स दे रखे होते हैं सबके अपने को कंपोनेंट ब्रेक करने होते हैं। देखिए, T1 ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, 100√3 mg ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका अपन कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेंगे। ये जो T2 है ना, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब अपन इसके कंपोनेंट ब्रेक करने वाले हैं। तो इसका अगर अपन कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो देखिए, कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे अपन कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं कि ये कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा ये कंपोनेंट आ जाएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। और T2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, T2 cos 60 डिग्री कंपोनेंट लेना हमने सीखा वेक्टर के अंदर। तो T2 cos 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो ये T2/2 आ जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट T2 sin 60 डिग्री, T2 sin 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, √3/2। बस कहानी खत्म हो गई आपकी। और जैसे आपने ये दिखा दिया उसके बाद आप इसको हटा सकते हो, नहीं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ये वाला चीज़। ये T2 अब नहीं लग रहा है, T2 को ही आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में अपन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स को जीरो करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स को जीरो करेंगे। क्यों जीरो करेंगे, क्योंकि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है। तो देखिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स को जीरो करेंगे तो T1 जो होगा वो T2/2 के बराबर होगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने फोर्स को अगर जीरो किया तो T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T2/2। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर अपन फोर्स को बराबर करेंगे तो T2/√3/2, देखिए T2√3/2 मस्ट काउंटर बैलेंस नीचे वाला mg फोर्स 100√3। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ से मैथ्स शुरू हो गया, फिजिक्स खत्म, मैथ्स स्टार्ट। फटाफट आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया और T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 200 ऑब्वियसली यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट में बात करें न्यूटन हो जाएगा। और T2 की वैल्यू अगर 200 आपने यहाँ पे रख दिया तो 200/2 कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। तो आपने T1 100 निकाल लिया और T2 200 निकाल लिया। बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब थोड़ा इसको हटा लिया। चलिए इसको हटाते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल यहीं देख लेते हैं। एग्जांपल जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा रखना है, कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना है। उसके अलावा पेन चलाने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई कंजूसी मत करना, नहीं तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। जो थियोरी आपको पहली बार पढ़ के जो समझ में आता है और जब आप उस थियोरी को न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करते हो तो थ्योरी आपको ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आपके पास सिचुएशन है। ये आपके पास एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने ले लिया 53 डिग्री, और यहाँ पर आपने एक ब्लॉक को रखा है। ये ब्लॉक है आपके पास, ये आपके पास ब्लॉक है। ब्लॉक का वेट अपन ले लेते हैं, मान लीजिए फॉर द टाइमिंग मैंने ले लिया 5 kg। सारे के सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है
ऑब्वियसली अगर इस इंक्लाइन, ये आपके पास फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो कैसा फिक्स्ड है, तो अगर आप किसी ब्लॉक को रखोगे तो वो नीचे की ओर चला जाता है, नॉर्मली यही सिचुएशन होता है। लेकिन नीचे की ओर ना जाए उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया एफ। एफ किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो आपसे यही पूछा है फाइंड एफ, फाइंड एफ। एफ की वैल्यू आपसे पूछी गई है सो दैट ये जो 5 kg का ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पर है। फाइंड एफ सो दैट 5 kg ब्लॉक will be in equilibrium। इक्विलिब्रियम पर इसको रहने के लिए कितना फोर्स हॉरिजॉन्टली एफ लगाना पड़ेगा, दैट इज योर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए भाई, पॉज एंड सॉल्व करना है आपको भाई, पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस तो बहुत कम रेयरली आएगा, तो आपने डिसाइड कर लिया। मैंने क्या किया, फिर से हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स बना लिया और वर्टिकल वाले को वाई बना लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को एक्स बनाया, वर्टिकल को वाई बनाया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सिस्टम, ये ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम पर है, तो इसके एफबीडी को ड्रॉ करने वाले। देखिए कैपिटल एफ ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब बैड थिंग दिखा रखा है। यहाँ पे आपके पास नॉर्मल आ गया, कौन लगाएगा, इंक्लाइन प्लेन लगाएगा, 5 kg पे लगाएगा। क्यों लगाया, बिकॉज कॉन्टैक्ट है, और 5 kg का खुद का वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, वो कितना आपके पास आ गया 50। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, बढ़िया। चलिए अब अगर आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से डिसाइड किया, पहला स्टेप आपका कंप्लीट, दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में अपन कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। देखिए एफ ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, कंपोनेंट नहीं ब्रेक करेंगे। एम जी दैट इज 50 फोर्स ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, पैरेलल है, यहाँ पर भी अपन उसके कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेंगे। नॉर्मल की अगर अपन बात करें तो ना ये एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, तो अपन इसके कंपोनेंट जरूर ब्रेक करेंगे। तो इसके कंपोनेंट अपन ब्रेक करते हैं। आइए ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा इस 50 kg को थोड़ा फॉर द टाइमिंग हटाते हैं। ये रहा, इस नॉर्मल के अपन कैसे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे वो अपने को निकालना, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ये आपके पास बेस हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये अगर 53 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री का एंगल होने वाला है। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर ये 53 डिग्री हो गया तो नॉर्मल मुझे पता है कि सरफेस के साथ पूरा ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 माइनस 53 करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 37 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आप नॉर्मल के आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो। इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा n cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है। बेसिक मैथ्स में आपने इस चीज़ को याद किया हुआ, तो ये 4n/5 आ जाएगा, और ये आपके पास n sin 37 डिग्री दैट इज की कितना आ जाएगा, 3n/5 आ जाएगा। और इसका खुद का वेट अब दिखा लीजिए भाई, 15 इधर है। तो आपने थर्ड स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया है, नॉर्मल के कंपोनेंट आपने ब्रेक कर लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब कहानी करनी है आपको, सिस्टम को इक्विलिब्रियम वाला कहानी आपको करना है। देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स को जीरो करना है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स को जीरो करने के लिए एफ आपका लेफ्ट से राइट लग रहा है, और 4n/5 जो है वो राइट से लेफ्ट लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए F will must counterbalance 4n/5। उसके अलावा y एक्सिस में फोर्स को जीरो करना। y एक्सिस में देखिए 3n/5 ऊपर लग रहा है और 50 kg आपका नीचे की ओर लग रहा है, तो ये इसको भी इक्विलिब्रियम पे होल्ड रखने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 3n/5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 50 के बराबर होगी। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल n एंड f, मैथ से स्टार्ट हो गया। n/5 की वैल्यू आप यहाँ से कितना लिख सकते हो, 50/3 लिख सकते हो n/5 की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे तो कितनी लिखोगे, 50/3। तो 50/3 की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, f आपको फाइंड करना था तो 4 आ गया, और n/5 के जगह पे n/5 के जगह पर n/5 की जगह पे कितना आ जाएगा, 50/3, यानी ओवरऑल फोर्स कितना आ गया, 200/3 न्यूटन। तो यही आपका आंसर हो गया, 200/3 न्यूटन इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा आपको। इंक्लाइन प्लेन के साथ हमने कुछ कुछ कर लिया। चलिए एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई भी कंजूसी नहीं होने वाली है। चलिए अब एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं।
एक एग्जांपल देख लेते हैं, पुल्ली का देख लेते हैं। आइडियल स्ट्रिंग पुली सिस्टम है, बाय डिफॉल्ट सबको पता होना है। ये आपके पास 5 kg का ब्लॉक यहाँ पर है और यहाँ पर m kg का ब्लॉक है। तो आपसे पूछा है फाइंड m so that overall system is in equilibrium, ओवरऑल सिस्टम को इक्विलिब्रियम पर होने के लिए ये m की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली सिस्टम आपका वर्टिकल प्लेन में हैंग कर रहा है। सारे के सारे जो आइडियल पुल्ली है, आइडियल स्ट्रिंग है। चलिए पॉज कीजिए एंड इस सवाल को सॉल्व कीजिए। पॉज एंड सॉल्व। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिसाइड करना। एक्स एक्सिस फिर से मैंने हॉरिजॉन्टल वाले को बना लिया, वाई एक्सिस मैंने नीचे वर्टिकल वाले को बना लिया। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड मैंने बना लिया। बना सकते हैं पर बना दिया, ठीक है। दूसरे स्टेप में आते हैं। जितने भी बॉडी दिखा रहे हैं उसके आप एफबीटी बनाइए। देखिए यहाँ से यहाँ स्ट्रिंग सेम है, ये गया स्ट्रिंग, ये गया, ये गया, ये गया, सारी की सारी एक ही स्ट्रिंग है। तो आप इसमें टेंशन टी दिखा दीजिए। तो यहाँ पे टेंशन टी लग गया, इसका खुद का वेट mg दैट इज 50। ये टी 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 टी, तो ये इस पे नेट फोर्स को जीरो होना। अगर मैं इस वाले पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और पुल्ली मासलेस होता है तो नेट फोर्स को जीरो होना पड़ता है। तो अगर यहाँ टी लगा, यहाँ टी लगा, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा? इस वाले में 2t लग जाएगा। इस वाले में ऑब्वियसली कितना लगना चाहिए? 2t लगना चाहिए। तो इसके एफबीडी में कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। और 2t की वजह से खुद का वेट नीचे की ओर कितना एक्ट करेगा? mg करेगा, ठीक है। तो टेंशन मस्ट इक्वल्स टू 50 आप यहाँ पे दिखा सकते हो। टेंशन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 50 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए और 2t की जो वैल्यू होनी चाहिए वो mg के बराबर होनी चाहिए, m × 10 के बराबर होनी चाहिए। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करो तो टी कैंसिल हो जाएगा, हाफ आ जाएगा और 50 m/10 आपका खत्म हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 10 kg आ गया। बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है? बस, तो जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया अब उसको अपन थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल सॉल्व करने में कोई कंजूसी नहीं, और जितने ज़्यादा एग्जांपल आप देखोगे सॉल्व करोगे उतना आपको अच्छा लगने वाला है। चलिए थोड़ा सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक यहाँ भी पुल्ली ले लिया, एक यहाँ भी पुल्ली ले लेते हैं, एक बीच में पुल्ली लगा लिया यूज तरीके से, एक यहाँ पे लेते हैं। अच्छी बात है। एक यहाँ पे ब्लॉक लगा लिया और एक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो सिस्टम है यानी स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम जो है वो आइडियल है, यानी मासलेस फ्रिक्शनलेस की बात कर रहे हैं। और अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 50 kg ले लिया, यहाँ पर 50 kg ले लिया, सवाल वही है तो यहाँ पर कितना मास रखूँगा कि सिस्टम ओवरऑल वर्टिकल प्लेन में इक्विलिब्रियम पर आ जाए। सवाल फिर से समझ में आएगा कि इस m की वैल्यू क्या हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m सो दैट ओवरऑल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। यानी आइडियल स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम मास यहाँ पर क्या रखेंगे? सिस्टम इक्विलिब्रियम पर। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अप्रोच लगाइए, पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम को। चलिए सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग कैसे कैसे गया थोड़ा उसको एनालाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक स्ट्रिंग गया, ये गया, ये गया, ये गया, पास हुआ। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, बस उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग को अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा सेम स्ट्रिंग, यानी सब में टेंशन टी टी टी, हर जगह टेंशन कितना होगा? टी होगा। अगर यहाँ टी टी है तो यहाँ पर 2t होगा। किसको? इक्विलिब्रियम पर, इस पुल्ली को इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए। और यहाँ भी अगर टी होगा तो यहाँ पर भी इस पुल्ली को इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए 2t होने वाला। चलिए एफबीडी बनाते हैं। यहाँ पे टेंशन t लग गया, यहाँ पे टेंशन आपका 2t लग गया। y एक्सिस बाय डिफॉल्ट पहला स्टेप आपको पता है, y एक्सिस नीचे की ओर लेना है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। 50 × g दैट इज की 500 न्यूटन, और यहाँ पे 2t ऊपर की ओर लग जाएगा और खुद का वेट mg यानी कि 10 नीचे की ओर लग जाएगा, 10 m। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप में कंपोनेंट ब्रेक करना है। ऑलरेडी सब y एक्सिस का लॉन्ग है, कंपोनेंट ब्रेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सिस्टम 50 kg वाला इक्विलिब्रियम पर है, तो इस पर टोटल कितना फोर्स लग गया? 2t यहाँ लग गया
और T यहाँ लग गया, यानी कि 3T ऊपर लग गया और इसका खुद का वेट 500 नीचे लग गया। वहाँ पे देखिए, वहाँ पर फोर्स कितना है आपके पास 2T है, ऊपर की ओर फोर्स है, या आपके पास mg है और g के आप 10 लिख सकते हैं। फिर से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। टेंशन भी आप फाइंड कर सकते हो, मास भी फाइंड कर सकते हो। सवाल में हालांकि मास पूछा तो आप मास फाइंड करने के लिए टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करेंगे, टी कैंसिल हो गया, इधर 3/2 हो गया और यहाँ से आप एक इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 50/m हो गया। यहाँ से आप मास की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। मास की वैल्यू कितनी आ गई 100/3 kg ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको मज़ा आने लग गया होगा सवाल सॉल्व करने में। पुल्ली से घबराएंगे नहीं, इंक्लाइन प्लेन से घबराएंगे नहीं। चलिए एक और सवाल देखते हैं अपन, पुल्ली और इंक्लाइन प्लेन दोनों को मिक्स करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल्ली और इंक्लाइन प्लेन को मिक्स करके अपन देखते हैं। ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन ले लिया और ये फिक्स्ड है, इंक्लाइन प्लेन जो है वो फिक्स्ड है, ग्राउंड के ऊपर फिक्स्ड। यहाँ पर पुल्ली है, ये पुल्ली यहाँ पे क्लैंप किया गया है, एक ब्लॉक यहाँ पे ले लिया, इसका मास m ले लेते हैं, m के टर्म में आंसर आ जाएगा। ये आपके पास थीटा है और ये यहाँ से गया और यहाँ पर आपके पास ये m डैश है। तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछता है फाइंड m डैश इन टर्म्स ऑफ m, यानी स्मॉल m नोन है, m डैश आपका अननोन है। फाइंड m डैश इन टर्म्स ऑफ m सो दैट ओवरऑल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम या विल बी इन इक्विलिब्रियम, लिख लीजिए विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओवरऑल सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पर रहे, इसके लिए m डैश m के टर्म में क्या होना चाहिए, पहला पार्ट है सवाल का। और दूसरा पार्ट आपसे ये पूछा गया फाइंड, इसको अपन क्लैम्प बोल रहे हैं, ये जो आपके पास दिख रहा है ये क्लैम्प है और क्लैम्प जो पुल्ली पे फोर्स लगाएगा वो आपसे पूछा गया। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय क्लैम्प ऑन पुल्ली, पुल्ली के ऊपर कितना क्लैम्प फोर्स लगेगा, ये सवाल करना है आपने। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे। पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व। चलिए अब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। देखिए ये आपके पास एक आइडियल स्प्रिंग पुली सिस्टम है, तो दोनों में टेंशन सेम होगा। तो इसका एफबीडी पहला आप फिर से डिफाइन कर सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, अलग अलग ब्लॉक के लिए, जैसे इस सिस्टम में 2 ब्लॉक इन्वॉल्व है, तो आप अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस डिफाइन कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी अपन देखते हैं, एफबीडी बनाते हैं। इधर आपके पास टेंशन लग गया, इधर आपके पास नॉर्मल लग गया और इधर आपके पास mg लग गया। और यहाँ पर भी अगर अपन बनाएंगे तो यहाँ पे टेंशन लग जाएगा और यहाँ पर आपके पास m डैश g बच जाएगा। पहला स्टेप पे आते हैं, फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक्स एक्सिस को इधर हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को मैंने वर्टिकल माना है। यहाँ पर भी आप वही लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन उस लॉजिक से सॉल्व करने पे थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। मैंने आपको बताया जिधर एक्सेलेरेशन होने की टेंडेंसी हो या अगर आपको लगता है उसको एक्स एक्सिस बनाने से मैथ्स थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, इसको वाई एक्सिस बना लिया, कोई बड़ी कहानी नहीं होगी। आप अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस चूज कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। ठीक है, ये बनाने का हेल्पफुल होगा क्योंकि आने वाले जो प्रॉब्लम होंगे वो आपको इससे सॉल्व करने में मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो जाती है, कुछ और बात नहीं है। चलिए, तो अगर आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने दोनों ब्लॉक के लिए डिसाइड कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे में अपन एफबीडी बनाना था, वो भी हमने ऑलरेडी बना लिया, ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे में अपने को कंपोनेंट ब्रेक करना है। यहाँ पर टेंशन और m डैश जी ऑलरेडी वाई एक्सिस को लग रहा है, तो यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ब्रेक करने की जरूरत है क्योंकि अगर मैंने एक्स एक्सिस इसको बनाया, वाई एक्सिस इसको बनाया, तो नॉर्मल वाई एक्सिस को लॉन्ग है, आपका टेंशन एक्स एक्सिस को लॉन्ग है। टेंशन और नॉर्मल के कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको mg के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। और mg के कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा।
तो mg का कंपोनेंट अगर आप लेते हो एक x एक्सिस का लॉन्ग यानी अलॉन्ग द इंक्लाइन और दूसरा y एक्सिस का लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, mg आपका नीचे की ओर है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो mg cos 90 माइनस थीटा, और mg cos 90 माइनस थीटा को आप क्या दिखा सकते हो, mg sin थीटा। थोड़ा सा और आप यहाँ पे दिखा सकते हो mg sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा ही sin थीटा, और ये आपके पास mg cos 90 माइनस थीटा, ये mg sin 90 माइनस थीटा, mg sin 90 माइनस थीटा का मतलब कितना हो गया, mg cos थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप इसको याद कर सको तो याद कर लेना, और याद नहीं भी करोगे तो इतनी बार ये काम करो कि अपने आप आपको चीज़ याद हो जाएगा। अगर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है, उसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रखा है, mg वर्टिकल लग रहा है, तो mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा होता है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन यानी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर mg cos थीटा होता है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो बढ़िया चीज़ हो जाएगा आपके लिए, नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कैसे निकालना है, लेकिन इतनी बार करोगे कि आई एम श्योर कि आपको ये याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, mg cos 90 माइनस थीटा, mg sin थीटा, mg sin 90 माइनस थीटा, दैट इज mg cos थीटा। कहानी खत्म हो गई, टेंशन, यानी थर्ड स्टेप आपके हो गया कंप्लीट। अब बारी है इक्वेशन लिखने की। एक्स एक्सिस का लॉन्ग अगर अपन फोर्स को जीरो करेंगे तो टेंशन मस्ट काउंटर बैलेंस mg sin थीटा, तो आप लिख लेंगे टेंशन की जो वैल्यू होगी वो mg sin थीटा के बराबर होगी। यहाँ पर m और थीटा नोन है, उसी के टर्म में आंसर चाहिए हुआ। और y एक्सिस का लॉन्ग अगर फोर्स की वैल्यू जीरो होगा तो नॉर्मल मस्ट काउंटर बैलेंस किसको, नॉर्मल काउंटर बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। हालांकि सवाल में मुझे नॉर्मल पूछा नहीं, अगर नॉर्मल पूछा होता, नॉर्मल की इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बताइए, तो मैं क्या बता देता mg cos थीटा। सवाल में मुझे m डैश पूछा है, तो m डैश देखने के लिए अपन इसका इक्विलिब्रियम की बात करें, इसका y एक्सिस को लॉन्ग फोर्स जीरो करेंगे तो टेंशन के लिए किसके बराबर हो जाएगा भाई, m डैश g के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए आप, दोनों दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास टेंशन दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है, तो आप क्या करोगे, इसके RHS को बराबर कर दो, तो RHS को बराबर करोगे तो ऊपर से आपने निकाला है mg sin थीटा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा m डैश g, जिससे g कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास m डैश की जो वैल्यू होगी वो m sin थीटा के बराबर होगी। यानी कि m डैश की वैल्यू अगर अपन m sin थीटा के बराबर रखते हैं, m डैश की जो वैल्यू है वो अगर अपन m sin थीटा के बराबर रखते हैं, तभी ये सिस्टम ओवरऑल इक्विलिब्रियम पर रहेगा। अगर अपन इस कंडीशन को मीट नहीं करेंगे तो हो सकता है सिस्टम या तो नीचे डिपेंडिंग ऑन मास या तो ऊपर मूव कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे पार्ट में आते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट आपका फिर सॉल्व हुआ, दूसरे पार्ट में आते हैं। आपको क्लैंप फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लैंप फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लैंप फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, पुल्ली का एफबीडी बनाते हैं। ये पुल्ली का एफबीडी बनाने के लिए अपन दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा कलर ले लिया येलो, येलो डर्टी फेलो। देखिए पुल्ली का एफबीडी में आपके पास एक टेंशन इधर आ जाएगा, दूसरा टेंशन इधर आ जाएगा, और क्लैंप जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। नहीं, ये क्लैंप फोर्स है FC, ये मुझे फाइंड करना है। अच्छा, ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है चीज़। यहाँ पे एक ये चीज़ करना था मुझे, ये चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अगर मैं इस टेंशन की बात करूँगा तो टेंशन आपका अलॉन्ग इंक्लाइन लग रहा है, और ये टेंशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों को एक्सटेंड किया, अच्छा एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं, इस प्रॉब्लम को अपन दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। देखिए क्या है सिचुएशन, वाइट वाइट वाइट, मैंने ऐसा कुछ यूं बनाया है ना। देखिएगा यहाँ पर पुल्ली है, टेंशन जो है एक इधर लग रहा है और दूसरा टेंशन जो है वो इधर लग रहा है, एक वर्टिकल लग रहा है, एक अलॉन्ग द इंक्लाइन लग रहा है। तो अगर मैं इनके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दूँ, क्यों बढ़ाऊँगा, अभी ज़रूरत पड़ जाए, और इसको अगर मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से, ये अगर एंगल आपके पास थीटा है, ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। या आप इसको भी अगर अपन बढ़ा देते हैं, ये भी एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, दो पैरेलल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, ये बड़ा वाला राइट एंगल अगर आप ट्रायंगल देख रहे हो, तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा। यानी जो दो टेंशन एक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैंने क्यों किया,
क्योंकि जो दो टेंशन एक्ट कर रहे हैं उनके बीच का एंगल मैं फाइंड करने वाला हूँ। तो उनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और मुझे पता है अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, वेक्टर में हमने पढ़ा है। तो टेंशन और टेंशन का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होने वाला है। एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होने वाला है मतलब 90 माइनस थीटा बाई 2 वाला एंगल ये बनाएगा। और इसी के अपोजिट सेंस में आपको क्लैम्प फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लैम्प फोर्स जो लगेगा उसके अपोजिट सेंस में लगेगा, यानी क्लैम्प फोर्स भी एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग लगेगा। तो आपने डायरेक्शन बता दिया क्लैम्प फोर्स का कि क्लैम्प फोर्स किधर लगने वाला है, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग लगने वाला है, यानी कि 90 माइनस थीटा जो एंगल बन रहा है उसके बीचों बीच लगने वाला है। आपने डायरेक्शन बता दिया। अब बारी है मैग्नीट्यूड का। तो एफसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस टेंशन और टेंशन के मैग्नीट्यूड को काउंटर बैलेंस करने वाला। दो वेक्टर है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, आई रिपीट, दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनके बीच का अगर एंगल कुछ भी दे रखा है फाई, तो आप रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो, और वो कितना होता है 2a cos phi बाई 2। याद कीजिए कहाँ पे हमने पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था। जैसे अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कितना हो जाता था 2a cos थीटा बाई 2। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है। बिल्कुल यहाँ पर भी अपन काम करेंगे। टेंशन टेंशन दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, 2 टेंशन कॉस और थीटा की जगह पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2। टेंशन की वैल्यू आपने ऑलरेडी वहाँ पे पिछले पार्ट में सॉल्व किया हुआ था। कितना था टेंशन की वैल्यू, mg साइन थीटा था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2mg साइन थीटा और यहाँ पे cos 90 बाई 2, यानी कि आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो ये आपके पास आंसर है। ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन आपको पता है एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होने वाला। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पुल्ली आपका मासलेस है और जब पुल्ली मासलेस होता है तो पुल्ली पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो टी का जो रिजल्टेंट आया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ सी दैट इज क्लैम्प फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपने ये काम कर लिया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के सवाल लगभग ऐसे ही होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो है लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या होता है वो अपन देख लेते हैं, लेकिन लैमिस थ्योरम ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी आप लोग जान लीजिए कहीं कहीं लिटरेचर में मेंशन होता है लैमिस थ्योरम क्या होता है। तो लैमिस थ्योरम के ऊपर अपन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। लैमिस थ्योरम, लैमिस अगेन साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक थ्योरम दिया था और ये थ्योरम का जो प्रूफ है वो मैथ्स में होता है। फिलहाल मैं आपको वो समझा देता हूँ क्या है। ये कहते हैं कि इफ मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है या कोई भी पार्टिकल है, इस पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। लैमिस थ्योरम सिर्फ 3 फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये F1 मान लीजिए, ये आपने F2 मान लिया, किसी भी डायरेक्शन मान सकते हैं। ये आपके पास F3 है। F1 के अगेंस्ट ये जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, F2 के अगेंस्ट ये जो एंगल बना रहा है वो अगर आपके पास बीटा है, और F3 के अगेंस्ट ये जो एंगल बना रहा है अगर गामा है, तो आपसे ये कहा गया है कि ये अगर आपके पास मास m है तो आपसे लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट यही कहता है कि इफ m is in equilibrium under the action of 3 forces according to above figure, then, यानी अगर आपके पास कोई ब्लॉक है, कोई मास है और वो 3 फोर्स F1, F2, F3 के अंतर्गत, या इस 3 फोर्स जब उस ब्लॉक के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है और वो मास अगर इक्विलिब्रियम पर होता है, तब क्या होता है, इफ m is in equilibrium under the action of 3 forces according to above figure, then क्या होता है आपके पास F1 upon sin alpha must be equals to F2 upon sin beta must be equals to F3 upon sin gamma। अगर इक्विलिब्रियम पर होता है तो ये कंडीशन जो होती है वो मैच करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये लैमिस का थ्योरम है। ठीक है, F1 के अपोजिट एंगल अल्फा है, F2 के अपोजिट एंगल बीटा और F3 के अपोजिट एंगल गामा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसका अगर अपन प्रूफ की बात करें
तो प्रूफ जो होता है वो मैथ्स के अंदर पढ़ाते हैं। मैथ्स के अंदर ट्रिगोमेट्री का एक चैप्टर है जिसको अपन कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके एक चैप्टर आता है, उसके अंदर ये पढ़ाते हैं जिसको साइन रूल कहते हैं। तो प्रूफ जो होता है वो साइन रूल होता है। अब ये साइन रूल जो होता है वो मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो एक चीज़ तो अपने को पता है कि अगर कोई ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स यानी इन सारे फोर्सेस का समीशन कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समीशन 0 होने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फोर्सेस को एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ पैरेलल शिफ्टिंग की तरफ, देखिए F1 को मैंने इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया, तो ये आपके पास मान लीजिए F1 वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। F1 को यहाँ पे दिखा लिया, ये आपके पास F1 वेक्टर है सपोज कीजिए, ठीक है। F2 को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और F3 को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर ब्लॉक या पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स 0 होगा, और तीन फोर्सेस यानी तीन वेक्टर का समीशन 0 कब होता है, जब वो एक क्लोज लूप या क्लोज ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमने वेक्टर में देखा। तो अगर F1 F2 F3 का समीशन 0 हो तो एक क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल फैशन में, जिसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो एंगल की अगर मैं बात करूं, देखिए तो F1 एक काम करते हैं, F2 F3 के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है। तो यहाँ पर F2 वेक्टर आपका, सॉरी ये आपके पास F2 हो गया, ये F2 है, ये F2 है। तो F2 वेक्टर आपका ऐसा है, F3 वेक्टर ऐसा है। तो F2 को अगर आप एक्सटेंड करोगे, F2 को अगर आप एक्सटेंड करोगे, क्योंकि एंगल निकालने के लिए टेल से टेल या हेड से हेड मैच कराते हैं, यहाँ से हेड से टेल मैच करा रहे हैं तो एंगल अभी नहीं बता सकते। आपने F2 को क्या किया, शिफ्ट किया यहाँ पे। F2 को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो F2 और F3 के बीच ये जो एंगल आएगा वो अल्फा होगा, यानी ये वाला जो एंगल होने वाला है ये अल्फा होगा। उसी तरीके से बीटा आप F3 और F1 के बीच का एंगल डिफाइन कर रहे हो, F3 और F1 के बीच वाला एंगल, ये जो आपका एंगल है इसको अगर आपने एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल आपके पास बीटा है। और इस तरीके से F2 और F1 के बीच का एंगल गामा है, तो F2 और F1 के बीच का एंगल गामा है, तो F1 को अपन क्या करें, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये आपके पास गामा एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल एंगल 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होने वाला, तो ये पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, ये आपके पास पाई माइनस बीटा आ जाएगा, और ये आपके पास पाई माइनस ऑफ गामा आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में ट्रिगोमेट्री चैप्टर के अंदर एक और सब टॉपिक है, एक और सब छोटा सा चैप्टर जिसको अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। वहाँ पे एक रूल पढ़ाते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है, उस रूल को अपन साइन रूल कहते हैं। अगर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करता है तो जो साइड होते हैं, जैसे ये साइड हो गया F1 और इसका जो अपोजिट एंगल है पाई माइनस अल्फा, तो F1 अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू F2, और F2 के अपोजिट वाला एंगल क्या है, ये F2 है, और F2 का अपोजिट एंगल पाई माइनस बीटा, तो आप यहाँ पे लिख लोगे साइन पाई माइनस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू F3, और F3 का अपोजिट वाला एंगल क्या है आपके पास, F3 का अपोजिट एंगल हो गया F3 ये है, इसका अपोजिट एंगल पाई माइनस गामा है, यानी साइन पाई माइनस गामा। ये कहाँ से आया, ये साइन रूल है। साइन रूल कहाँ पढ़ना है, मैथ्स के बच्चों को पढ़ना है, मैथ्स के अंदर पढ़ना है, हमें फ़िलहाल नहीं जानना। फ़िलहाल आप अगर ये जानिए कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज ट्रायंगल बना हुआ है तो साइड और उसके अपोजिट का एंगल का साइन अगर अपन ले लेंगे, साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन ले लेंगे, उसी तरीके से दूसरे साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन ले लेंगे, फिर तीसरा साइड और उसके अपोजिट का साइन का एंगल लेंगे, तो इन तीनों का जो रेशियो होता है, सॉरी ये जो तीनों होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कहाँ से आया, साइन रूल से आया, ठीक है। और साइन पाई माइनस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा होती है, वो हमें पता है। साइन पाई माइनस बीटा की वैल्यू साइन बीटा होती है, हमें पता है। साइन पाई माइनस गामा की वैल्यू साइन गामा होती है, हमें पता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रूफ होता है दैट विल कम फ्रॉम साइन रूल, जो कि मैथ्स में पढ़ना है, फिलहाल अपने को नहीं पढ़ना। और आप अगर ये रिजल्ट भी याद रख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अपन प्रूफ भी कर देते हैं इस चीज़ का। चलिए अपन एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, इस सवाल एक ये अगर आपको याद हो, दूसरे पेज के अंदर आते हैं या आपने नोट कर लिया, इस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करके देखते हैं। अगर आपको याद हो, एक सवाल मैंने दिया था, ये वाला सवाल था, 3 फोर्स से ज़्यादा में ये लगने वाला नहीं है, याद रखिएगा। इसमें टेंशन T1 था, इसमें टेंशन T2 था, यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक था 10√3 kg का। अभी आज ही हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
और आपसे T1, T2, T3 की वैल्यू पूछा था, तो मैं क्या कर रहा था, इसका FBD बना रहा था। इसका अगर आप FBD बनाओगे तो यहाँ पे आपके पास T1 एक्ट करेगा, यहाँ पर आपके पास T2 एक्ट करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अपन बात करो तो mg की बात करें, यानी कि 10√3 इंटू जी, यानी कि 100√3। तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ तो सिस्टम 3 फोर्स के अंदर इक्विलिब्रियम पर है, T1, T2 और T3 नहीं सॉरी mg। तो इन तीनों फोर्स के अंदर अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है, इन तीनों फोर्स के अंदर अगर आपका सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पर है, तो इन तीनों फोर्स का समीशन कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी आप यहाँ पे लैमिस थ्योरम को लगा सकते हो। हालांकि इस प्रॉब्लम को मैंने कंपोनेंट में बताया है, वो ज़्यादा जनरलाइज है, फिर भी लैमिस थ्योरम को क्रॉस वेरीफाई करने में क्या दिक्कत है, कर लेते हैं भाई। ये T1 है, T1 के अपोजिट वाले एंगल को आप क्या बनाएंगे, अल्फा एंगल बनाएंगे। इस वाले एंगल को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए यहाँ से आपने को पता है 90 डिग्री का एंगल होने वाला, और ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया। तो ये ओवरऑल एंगल कितना हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल 90 + 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 डिग्री हो गई। तो आप लिखेंगे T1 और उसके अपोजिट एंगल साइन 150 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल टू T2, और T2 का अपोजिट एंगल ये कितना है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे T2 अपॉन साइन 90 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg आपने अभी ऑलरेडी निकाला है 100√3 अपॉन 100√3 का अपोजिट ये वाला एंगल कितना, देखिए अगर ये एंगल 60 डिग्री है, पूरा 180 होना, पूरा 180 होना है, तो 180 से 60 हटाओगे तो ये कितना आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाया और ये चीज़ निकल के आया। तो लैमिस थ्योरम जो कि साइन रूल का ही फिजिक्स में इंटरप्रिटेशन है, से ये इक्वेशन हमने बना लिया। ये सॉल्व करके देखते हैं। T1 साइन 150 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, 90 + 60 लिख सकते हैं, और रिडक्शन फार्मूला में 90 देख लेते हैं, और T2 साइन 90 डिग्री की तो वैल्यू 1 है ही आपके पास, और ये आपके पास 100√3 साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 + 30, रिडक्शन फार्मूला बेसिक मैथ्स। तो T1 आ गया साइन 90 + 60, साइन 90 यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ हो जाती है। T2 अपॉन 1 है ही, साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 यानी कि cos 30, और cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। √3 कैंसिल हो गया, इसको आप ऊपर लेके 200 दिखा सकते हो, ये आपका T2 हो गया, और ये आपके पास ट्वाइस ऑफ T1 हो गया। तो यहाँ से आप इन दोनों को बराबर करोगे तो T1 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 100, और इन दोनों को बराबर करोगे तो आपके पास T2 की वैल्यू मिल जाएगी 200। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था। तो एक लैमिस थ्योरम भी होता है, बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ऐसा कभी सवाल एग्जाम में आएगा या ऐसा थ्योरेटिकल कुछ सवाल आएगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन जनरल कोशिश कीजिएगा कि कंपोनेंट वाले फॉर्म जो आपको पढ़ाया गया है, जो 4 स्टेप मैंने बताया, उसी को फॉलो करने के लिए। क्यों? क्योंकि लैमिस थ्योरम का लिमिटेशन है कि अगर 2 फोर्स लगे या 4 फोर्स लगे या 5 फोर्स लगे तो ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ 3 फोर्सेस के लिए वैलिड होता है। लेकिन हमने जो जनरलाइज थ्योरी जो डेवलप किया है, जो कंपोनेंट वाले Fx के अलॉन्ग Fy के अलॉन्ग, उसमें बहुत सारे फोर्सेस के भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया था वो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को लेके किया था, यानी यहाँ पर हमने जो भी एग्जांपल देखे थे उसके अंदर जो बॉडी था वो इक्विलिब्रियम के अंदर था, इक्विलिब्रियम पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल होगा नॉन इक्विलिब्रियम वाले केसेस, ठीक है। अभी आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम वाले केस को देखे हैं, अगले क्लास के अंदर पर नॉन इक्विलिब्रियम वाले केस को देखेंगे। चलिए तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और सबके सब मस्त रहिए। चलिए भाई बाय।